थोड़ा इस वाले सेशन में ना, इस सेशन में हम लोग हार्डी-विंगर प्रिंसिपल के हिसाब से कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। जब इवोल्यूशन नहीं हो रहा और जो सिस्टम वो कैसा है आपका स्टेबल है, स्टेबल सिस्टम है जेनेटिक इक्विलिब्रियम में, तो हमको क्वेश्चन कैसे दिए जाए। जैसे एक क्वेश्चन पहला जो लिखा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट एलील इज 80%। पहले देखो फाइंड आउट क्या हमको दे रखा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट एलील, इंडिविजुअल नहीं, मतलब पी स्क्वायर हो जाता है। ये डोमिनेंट एलील मतलब पी की वैल्यू दे रखा है, तो पी की वैल्यू कितना दे रखा है हमको 80%। देखो बेटा हमको दे रखा है पी की वैल्यू दे रखा है हमको 80%। ओके, फिर कहता है फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल क्या होता है, 2pq होता है किसी पॉपुलेशन, हमसे ये पूछ रहा है। पक्का, तो इस जो ये पूछ रहा है उसमें हमको p तो पता है, लेकिन हमको q फाइंड आउट करना पड़ेगा। और q को अगर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा तो पहले p को हम 1 के टर्म में लेकर के आएंगे, तो p इक्वल टू 80%, या 80% को अगर हम नॉर्मल टर्म में लेके आए तो 80 अपॉन 100 इक्वल टू हो जाएगा 0.8। तो p की वैल्यू कितनी हो गई 0.8। अब हम लोग को पता है p प्लस q इक्वल टू होता है 1। तो अगर p 0.8 है तो q कितना हो जाएगा 0.2। तो q की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.8 इक्वल टू हो जाएगा 0.2। बस सिंपल हो गया, देखो कितना आसानी से निकल गया। अब हमको q की वैल्यू हो गई 0.2, तो 2pq कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 2pq इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। कितना हो गया 8 2 16 16 32, आ गया 0.32। कितना आ गया 0.32, या इसको बोले कितना 32%। कितना आसान है। फिर देखो अगर यहां डोमिनेंट एलील लिखा है तो वैल्यू होगी एलील की, पी वैल्यू होगी पी। अगर ये इंडिविजुअल लिखा होता तो ये पी स्क्वायर होता। समझ में आया ना। तो ये डोमिनेंट एलील लिखा है तो वैल्यू होगी पी, और अगर ये इंडिविजुअल लिखा होता, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल लिखा होता तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू हमको दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पी दिया हुआ। अच्छा दूसरे वाले क्वेश्चन देखो बेटा, बड़ा समझ में आ गया ना। दूसरा देखो क्या कहता है। दूसरे वाले का सोल्यूशन क्या होगा, दूसरे वाले में कहता है फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेट, जो कि हार्डी-विंगर प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील इज, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, एलील दिया है ना, एलील। फिर किसकी वैल्यू दे रखा है, हमको वैल्यू दे रखा है क्यू की। किसको दे रखा है क्यू की। और फ्रीक्वेंसी रिसेसिव कितना दे रखा है 0.3। देखो ये हो गया 0.3, एक वैल्यू हमको मिली है। फिर कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो वर्ड देखो, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। ये जानते हो इसको बोल रहा है पी स्क्वायर को बोल रहा है, ए को बोल रहा है ना, ए क्या होगा पी स्क्वायर। तो होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल पूछ रहा है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे q इक्वल टू 0.3, तो हमको पी स्क्वायर प्राप्त करने पहले पी प्राप्त करना होगा, फाइंड करना होगा पी को। तो हम कैसे निकाले, p प्लस क्यू इक्वल टू होता है 1, तो सीरीज बात है p बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.7। कितना आसान है। अब p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0.7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.49, या कितना परसेंट 49%। समझता है। तो ये जो एक वैरायटी थी उसमें क्या दे रखा था हम लोग को, हर बार एलील दे रहा था, और एलील के बेसिस पर हमसे पूछता था कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल या होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल या होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स की आप परसेंटेज बताइए। तो पहले वैरायटी क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन देखो क्या मिलेगा हम लोग को। देखो बेटा इसमें दो वैरायटी क्वेश्चन की और क्या दे रही है। अगर हम हार्डी-विंगर प्रिंसिपल के हिसाब से क्वेश्चन लगाए तो एक कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। अच्छा ये रिसेसिव एलील क्या है, रिसेसिव एलील क्या है, पी क्यू। क्यों, तो हमको दे रखा है
सोल्यूशन अगर हम देखें इसका तो वो Q की वैल्यू दे रखा है 0.2। पक्का। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट ट्रेट इन नेक्स्ट जनरेशन पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट जनरेशन की पॉपुलेशन में कितने इंडिविजुअल्स के पास डोमिनेंट ट्रेट होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है वो टोटल पी की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा पी कहां कहां पे होगा, पी स्क्वायर में भी होगा और आपका 2pq में भी होगा। आपसे ये पूछना मतलब हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा पी स्क्वायर प्लस 2pq और इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे ना तब हमको टोटल व्हाट इज द परसेंटेज, तब हमको टोटल नेक्स्ट जनरेशन में कितना पी होगा वो क्लियर होगा, कितने इंडिविजुअल के पास ये पी एलील होगा ये वो क्लियर होगा। तो क्वेश्चन में समझिए हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट जनरेशन की पॉपुलेशन में डोमिनेंट ट्रेट कितना परसेंटेज होगा, तो हमको टोटल पी निकालना होगा। चलो क्या करें, तो आसान हो गया ना ये, क्या निकला समझ में आ गया। Q की वैल्यू दे रखा हमको 0.2 तो P अपने आप हो जाएगा 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा 0.8। तो हमको P की वैल्यू कितनी आ गई 0.8। लेकिन कितने इंडिविजुअल में ये P पाया जाएगा, तो ये P पाया जाएगा P स्क्वायर होम हो जाएगा इसमें और 2pq हेट्रो जाएगा इसमें। तो P स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 0.8 इंटू 64 तो 0.64 तो यहां से आ गया इसकी वैल्यू और 2pq कितना 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 8 दूना 16 दूना 32 कितना हो गया इक्वल टू 0.32। तो का दोनों को जोड़ दीजिए हमारे पास आ जाएगा 6 2 4 2 6 और 6 3 9 कितना आ गया 0.96 या 96%। समझ गया ना, ये थोड़ा सा कठिन वाला है। इसमें आपसे डोमिनेंट ट्रेट पूछा है, डोमिनेंट ट्रेट में नेक्स्ट जनरेशन में ये डोमिनेंट ट्रेट कितनों में होगा। तो डोमिनेंट ट्रेट कौन है P है ना, तो P स्क्वायर में भी होगा और 2pq में भी होगा। तो दोनों को कैलकुलेट करके फिर हमको यहां जोड़ना होगा। पक्का समझ लीजिए इसको अच्छे से। दूसरा वाला चौथा वाला जो इसका टाइम होता है बहुत आसान है, साफ साफ दिया है। एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए कितना दे रखा हमको 0.6 और एलील ए मतलब कितना हो गया P स्क्वायर सॉरी P क्योंकि एक एलील की बात कर रहा है तो P की वैल्यू कितना हो गया 0.6 और कहता है दैट ऑफ A इज 0.4 तो Q दे दिया कितना दिया 0.4। बस आसान हो गया। पूछ क्या रहा आपसे फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल मतलब हमसे पूछ रहा है 2pq तो कहना क्लियर है। सिस्टम बहुत आसान हो गया 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 तो 6 चौके 24 24 गुना 48 तो 0.48 या बोलेंगे कितना बोलेंगे 48%। इतने वैरायटी क्वेश्चंस हैं इसमें और बहुत कठिन नहीं है। ये जेनेटिक्स से भी घुमा के पूछते हैं इसी में और आकर के हार्डी-विंगर प्रिंसिपल का एग्जांपल देकर भी पूछते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जहां फंसिएगा आपको क्वेश्चन दीजिएगा फिर उसको लगा दीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेटा हार्डी-विंगर प्रिंसिपल। अब अगले में हम लोग ये जानेंगे कि वो कौन कौन से रूल हैं या वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हार्डी-विंगर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करती या उसको डिस्टर्ब करती, जो इवोल्यूशन को इंडिकेट करती है। तो वो इवोल्यूशन को जो इंडिकेट करने वाली है, देखिए इवोल्यूशन को 5 फैक्टर ऐसे हैं जो प्रमोट करते हैं, मतलब हार्डी-विंगर प्रिंसिपल को क्या करते हैं एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो 5 फैक्टर हैं जो हार्डी-विंगर प्रिंसिपल को एक्सप्लॉइट करते हैं। 5 फैक्टर्स which alter हार्डी-विंगर प्रिंसिपल या फिर विच क्या कर सकते हैं विच कॉजेज इवोल्यूशन। और वो 5 फैक्टर कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है इसको लोग बोलते हैं जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन है जीन फ्लो। दूसरा फैक्टर उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट या सिविल राइट इफेक्ट बोलते हैं। तीसरा फैक्टर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, इसकी वजह से भी पॉपुलेशन में चेंज दिखाई देगा आपको। चौथा फैक्टर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन।
और पांचवा फैक्टर सबसे लास्ट फैक्टर उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन फिर तीन तरह का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन या बैलेंसिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो अगले लेक्चर में मैं आपको इनके बारे में समझाऊंगा। इसमें जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट तो आप लोगों को, अच्छा जीन फ्लो और म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन तो सबको पता ही है, हम इसको क्लियर कर देंगे। लेकिन आपको जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या अंतर होता है, म्यूटेशन आपको ऑलरेडी पता ही है। नेचुरल सिलेक्शन जो तीनों मैंने बोला आपको, बैलेंसिंग सिलेक्शन या डायरेक्शनल सिलेक्शन या फिर आपका डिसरप्टिव सिलेक्शन, इनको हम अगले लेक्चर में आपको क्लियर करेंगे। तो क्या बेटा, ये 5 फैक्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5 वो फैक्टर्स हैं जो हार्डी-विंगर प्रिंसिपल को अल्टर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और इवोल्यूशन को कॉज करते हैं। ठीक है, थैंक यू।